हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का। ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। प्रिपेयर अ 2 column cash book in the books of Varun, Kanpur. So the state is Kanpur. We need to remember this because if any transaction is taking place within this state, that is UP for Kanpur, then your CGST and SGST is applicable. But if you are transacting business with persons in some other states, then you will be having IGST as applicable. Okay, so we need to remember this also. Although you know in your questions हो सकता है आपको बता भी दें कि आपका CGST SGST है या IGST है, तो बता दिए, वेल एंड गुड। नहीं बताया तो आप लोकेशन के हिसाब से याद रखेंगे, और अगर कुछ नहीं बताया हो तो हम मान के चलते हैं कि सेम स्टेट में बिजनेस हो रहे हैं। सो अप्रैल के ट्रांजैक्शंस हैं कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट एट बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने बैंक से पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जिसे इसमें डाउट है वो एक वीडियो पिछला देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बैंक बैलेंस एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का इंट्रोडक्शन जब किया था कि बैंक से हम कई बार पैसा ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ये हमारी बैंक के साथ एग्रीमेंट है, सेटिंग है। सो ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा पैसा, मतलब क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी से ज्यादा ले लो तो आपको वापस करना पड़ता है, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। सो ये डेबिट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विच 15,000 इज बाय चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जो पैसा लगाया जा रहा है इसमें से 15,000 चेक है, वो इमीडिएटली बैंक में गया, बाकी ऑफिस की कैश में आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ। तो लखनऊ सेम यूपी की ही स्टेट है, तो विद इन स्टेट काम हो रहा है, तो इस पे SGST CGST लगेगा। 3,000 है, चेक से पेमेंट की है, तो जब पेमेंट चेक से कैश में, मतलब आपकी कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो गई, तो इसमें पर्सन मैटर नहीं करता। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, ये भी है आपका पेमेंट, परचेज है कैश में। सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, अब ये सेल कर रहे हो क्रेडिट में, इसमें लोकेशन नहीं बता रखी। तो जब लोकेशन नहीं बता रखी होती है परचेज सेल की ट्रांजैक्शन में, तो हम मान के चलते हैं कि सेम स्टेट होगी। तो यहां पर और 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन में भी CGST SGST एप्लीकेबल होगा। देन परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीद लिया, चेक से पेमेंट कर दी, तो ये भी बैंक के थ्रू पैसा निकल जाएगा। मोहन का चेक मिला आफ्टर 4% डिस्काउंट, तो मोहन का अमाउंट चेक करना होगा, कितना मोहन का ड्यू है। लाइक 5,000 की सेल हुई है, बट इसके साथ GST भी हमने चार्ज किया होगा, तो वो भी मिलेगा, तो वो रेट आगे आएगा। सो 4% डिस्काउंट के बाद बाकी चेक में पेमेंट मिल गई। अब जब चेक हमें मिलते हैं तो हम उनको कई बार इमीडिएटली बैंक में जमा करा देते हैं, कई बार हमें वो चेक हम अपने पास ऑफिस में रख लेते हैं, और 2-3 चेक जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वीकली बेसिस पे या हर 2-1 दिन में ये चेक्स बैंक में डाल दिए जाते हैं। सो कई बार हमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि क्लियरली चेक बैंक में डाल दिया, तो उसी टाइम बैंक में पैसा आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं लिखा, आपको मोहन से चेक मिला लेकिन लिखा कुछ नहीं है। सो अगर अगली ट्रांजैक्शंस में मोहन का चेक बैंक में जा रहा है, तो इसका मतलब ये चेक हम अपने पास रख रहे हैं और बाद में बैंक में डाल रहे हैं। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो ये मानेंगे कि इमीडिएटली बैंक में डाल दिया, क्योंकि चेक हम अपने पास नहीं रखेंगे लंबे समय के लिए। चेक तो बैंक में ही जमा कराना है, डिपॉजिट करना है, पैसा लेना है वहां से, ठीक है ना। सो अगर बाद में लिख दिया कि मोहन का चेक बैंक में डाले, 1-2 दिन में चेक कर लो, लिखा है तो फाइन, नहीं तो फिर आप मान लो कि इसको बैंक में डाल चुके हैं। राकेश से चेक मिला, बैंक में चला गया। तेज प्रिंटर्स को हमने पेमेंट की है 680 इन फुल अगेंस्ट उनका 750। तेज प्रिंटर्स का अकाउंट था 750, उसको सेटल कर दिया। सेटल का मतलब होता है फाइनल पेमेंट। कितने की 680 की। तो जो बाकी इसमें 70 रुपीज है वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा। रिसीव 1000 फ्रॉम परम हुज बैलेंस ऑफ 1500 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। सो परम से पैसा मिल गया जिसका हमने पहले अकाउंट क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट्स की तरह। मतलब हम ये मान के चल रहे थे उससे पैसा मिलेगा नहीं, और हमने उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया था एज अ लॉस, बैड डेट्स। अब उससे पैसा मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। अब ये परम के अकाउंट से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि परम का अकाउंट हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, तो हमारी बुक्स में परम नाम नहीं है।
ये जो पैसा हमें मिल रहा है ये हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड है। क्यों? क्योंकि परम का पैसा बैड डेट्स में डाल दिया तो परम का अकाउंट क्लोज हो गया, बैड डेट्स थे, सो अब वो रिकवर हो रहे हैं, पैसा वापिस आ रहा है 1000 रुपीज। अच्छा, रवि से मिला ऑन बिहाफ ऑफ करण, पैसा आ रहा है लेकिन किससे आ रहा है? करण से, करम, ठीक है। रवि लाइक लेके आ रहा है वो एक अलग बात है। कई बार आप अपने ऑफिस के लिए कोई चीज खरीदते हो, उसका पैसा आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो कि जाके तुम ये पेमेंट कराओ, तो पेमेंट एम्प्लॉय दे के आ रहा है लेकिन वो उसके नाम से तो नहीं जाएगी ना, वो तो आपके नाम से गई है ना। सो आपको पैसा जो आ रहा है वो करम के नाम से आ रहा है। सो ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से समझना है, ये बहुत ईजी होती है क्योंकि जो हम रेगुलर बिजनेस में, रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं ये वही है, कुछ नया नहीं है। सो जो हम इसको एक्चुअली लिखेंगे वही मान के चलो। कल को आपको किसी से पैसा लेना है, मान लो किसी मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, उसने अपने मुनीम को भेज दिया आपके पास कि जाओ उनको 1000 रुपीज दे आओ, तो अब आप क्या कहोगे कि मुनीम ने पैसा दिया? आप कहोगे उस पर्सन ने मुझे पैसा दिया, अब उसका बैलेंस कम हो गया, या उसने मुझे सारा पैसा दे दिया, उसका बैलेंस खत्म हो गया। तो जिसके अकाउंट से पैसा आता है, जिसके नाम से पैसा आता है, उसमें वर्किंग होती है। अब मुकेश से चेक मिला, वो हमने नितिन को डाल दिया, मतलब चेक आया और साथ के साथ नितिन को चला गया, तो हमने चेक बैंक में डाला ही नहीं, ठीक है ना। ना हमें पैसा मिला ना हमने दिया, हमने सीधे बाहर ही पेमेंट कर दी, चेक वहां से लिया दूसरे को दे दिया, तो इसे बैंक में नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक से ना आया ना गया। अब देखो इतने दिन बीत गए हैं, मोहन का चेक हमने अभी तक डाला नहीं है, इसका मतलब यहीं पे ये डिपॉजिट हो चुका होगा, ठीक है। अगर इसके बाद मान लो 1-2 दिन में लिखा होता कि डिपॉजिटेड मोहन चेक इनटू बैंक, तो इसका मतलब होता कि अभी यहाँ पे अपने हाथ में रखा है, चेक इन हैंड रखा है और बाद में जमा कराया है। क्योंकि 2-4 दिन से ज्यादा, 1 वीक से ज्यादा चेक अपने पास नहीं रखे जाते हैं। चेक्स का काम ही है कि बैंक में पैसा डालना है, बैंक में चेक डालो, वो पैसा लेके आओ, ठीक है ना। अब है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, पैसा मिल गया। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए। तो जब हम बैंक और कैश की कॉमन ट्रांजैक्शन करते हैं, जब एक जगह से पैसा दूसरी जगह पे डाला जाता है, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा मतलब कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? एक हल्का एक गाढ़ा, या एक प्लस एक माइनस, यही कंट्रास्ट है कि कैश बुक के अंदर ही एक जगह से पैसा कम हो जाएगा, दूसरी जगह में पैसा आ जाएगा, तो इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और इसको लेजर पोस्टिंग में नहीं लेके जाते क्योंकि हम लेजर्स में कैश और बैंक अकाउंट बनाते नहीं है, वो तो कैश बुक ही दोनों पर्पज सर्व करती है। इसीलिए कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं और इसको सब्सिडियरी बुक्स में भी लेके आते हैं क्योंकि ये जर्नल का पार्ट है एज अ सब्सिडियरी बुक, और लेजर में ये मेन बुक होती है। अच्छा, बैंक से आपने पैसा निकाला अपने घर के खर्चों के लिए और टैक्स भी पे कर दिया, तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसे ड्राइंग की तरह लिखेंगे। बुक्स में घर के खर्चे नहीं आते हैं, बुक्स में आपके नाम पे बिल लिखा जाएगा कि आपने पैसा निकाला, ऑनर ने पैसा निकाला। अच्छा, रमेश बैंकक्रप्ट हो गया एंड पेड 80 पैसा इन अ रूपी। अब ये पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या होता है? ये परसेंटेज होती है। 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं? रूपी में होते हैं 100 पैसे। तो अगर 1 रूपी मतलब 100 पैसा में से 80 पैसा तुम्हें मिल गया तो ये 80% ही हुआ ना, तो ये 80% हमें इसका पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये बैड डेट हो गए हैं, हमें 80% मिलेगा, 20% हमें खत्म करना पड़ेगा एज अ बैड डेट। जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं उनके पैसे बैड डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। रिसीव पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम हरीश। सो हरीश को लोन दे रखा था, वो लोन का पैसा मिला और उसमें से 2500 हमने बैंक में जमा कराया, ठीक है ना। तो पहले पैसा आएगा फिर बैंक में जाएगा, राइट। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो जब बैंक हमसे कोई भी चार्जेस लेता है वो सीधे हमारे अकाउंट में से पैसा काट लेता है। या बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है तो वो हमें बुला के कैश नहीं देता कि ये लो अपना इंटरेस्ट, वो हमारे अकाउंट में पैसा लिख देता है कि आपके अकाउंट में पैसे बढ़ गए। अच्छा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम राजू फर्नीचर्स बॉम्बे। अब बॉम्बे से आपने अपना फर्नीचर मंगाया है पर्सनल यूज का, तो पर्सनल यूज किस में लिखे जाते हैं? ड्राइंग में, ठीक है ना। अब आप फर्नीचर नहीं लिखोगे, आप देखोगे कि ड्राइंग कितने की हुई। अब यहां पर क्या है कि जो राजू फर्नीचर्स है नाम दे रखा है, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि कैश नहीं दे रखा। अगर टर्म्स दे रखी हो तो वही लेनी है, टर्म नहीं दे रखी तो नाम देखते हैं, नाम है तो क्रेडिट नहीं तो कैश। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिपॉजिटेड विद बैंक।
बैंक में पैसा जमा कराया आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, इसमें हमें ये नहीं कह रहा कि बैंक में कितना पैसा जमा कराना है, ये कह रहा है कि आप अपने ऑफिस में 2000 रुपीज कैश रखो और बाकी जितना भी पैसा है वो जमा करा दो। तो यहां हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा ऑफिस में पैसा कितना है, उसके अकॉर्डिंगली जितना एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि हमें 2000 रखना है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो हम ऑफिस से निकाल के बैंक में डालेंगे। ओके, अब इसमें रेट्स दे रखे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच है, तो जो आईजीएसटी होगा वो होगा 12%। आईजीएसटी ही स्प्लिट हुआ होता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल प्रॉपर भी बनाएंगे। सो ये रहा हमारा फॉर्मेट, ठीक है ना। कैश बुक हो गई हमारे पास और ये हो गया हमारे पास जर्नल। सो बुक्स ऑफ वरुण कानपुर। ठीक है, इसमें बनाएंगे हम कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। सो स्टार्टिंग विद द ट्रांजेक्शन्स। पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, साथ के साथ लेंगे कैश इन हैंड 1200, ओवरड्राफ्ट 15,000। ये हो गई ट्रांजैक्शन अप्रैल 2020। अब मैंने अप्रैल 2020 पहले लिख दिया, तो अब सिर्फ डेट डलेगी। सो 1 अप्रैल को कैश का तो बैलेंस है आपका 1200, बट बैंक में ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा, एक डेबिट में और बैंक का क्रेडिट में, क्योंकि ये ज्यादा निकला हुआ है। दोनों बैलेंस ब्रॉट डाउन है, डेबिट टू से लिखते हैं, क्रेडिट बाय से लिखते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विच 15,000 इज बाय चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अब कैपिटल आई आपके पास, अब जब आपके पास कैपिटल आई है तो आपकी बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना। कैश बुक क्योंकि रियल एसेट होती है, डेबिट प्लस होते हैं और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, मतलब कमी तो क्रेडिट में, बढ़ा दो तो डेबिट में। तो जब आपके पास पैसा आ गया, किस अकाउंट से आया, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, सो 20,000 में से 15,000 का तो चेक था, तो वो तो बैंक में चला गया। तो कैश में कितना पैसा आएगा, पूरा 20 नहीं आएगा, 20 के अमाउंट में से 15 का चेक था, तो बाकी 5,000 आपका कैश में आ गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स पेड बाय चेक। पेमेंट चेक से कर रहे हो। अब यहां पर आपको क्या लिखना होगा, देखो चेक से पेमेंट कर रहे हैं मतलब बैंक से पैसा कटेगा, तो जब बैंक से पैसा निकलेगा तो हमें बैंक में क्रेडिट करना होगा। पैसा कम होता है तो क्रेडिट में बैंक में लिखना है। कितना लिखेंगे, 3,000 है आपका, ठीक है ना, परचेजेस का। सो बाय परचेजेस अकाउंट 3,000, लेकिन जब हम परचेज करते हैं साथ के साथ हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी विद इन सेम स्टेट देना होता है। इसके रेट है 6%। ठीक है, सो आप 6% के बेसिस पे इसको 180 टैक्स भी साथ में दोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब कैश में पैसा जा रहा है, अच्छा इसमें अमाउंट नहीं दे रखा, सपोज अमाउंट है 2,000। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है मेरी, रह गया। सो गुड्स 2,000 के परचेज किए कैश में, तो कैश जाएगी, कैश में कमी होगी। ठीक है, अब है क्या, ये भी परचेज है। एक बार आपने चेक से पेमेंट की, एक बार आपने कैश में खरीदी करी, लेकिन जब भी खरीदते हैं उसके साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी देना पड़ेगा। सो 120 ये पेमेंट हो गई आपकी। ठीक है ना। अब है सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अब मोहन को क्रेडिट में सेल करी, तो जब आपने क्रेडिट में सेल करी है तो आपके पास तो पैसा आया ही नहीं। तो जब पैसा लेन देन में नहीं आया तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं या जनरल जर्नल में। सो जो हमारी सेल होती है उसकी एंट्री क्या होती है, पर्सन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, जिससे पैसा मिलना है वो डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल हो गई 5,000 की, लेकिन सेल के साथ हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी चार्ज करना है। ये परचेज सेल के साथ साथ ही जाता है,
तो जहां परचेज और सेल है वहीं लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। परचेजेस डेबिट होती हैं तो डेबिट में आते हैं, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेल क्रेडिट होती है तो क्रेडिट में आता है, ठीक है ना। रिटर्न होंगे तो जहां रिटर्न है वहीं पे ये कैंसिल होंगे। ऑलराइट, सो ये आपकी एंट्री हो गई। इसका मतलब मोहन को आपको देने पड़ेंगे 5600 रुपीज। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 8000 बाय चेक। ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीद लिया, चेक से पेमेंट कर रहे हो, सो क्रेडिट में हो गया 8000, ठीक है ना। आपने पेमेंट करनी है तो बैंक का पैसा कम हो जाएगा, लेकिन अब इसका रीजन क्या है, कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। और साथ में आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिखना पड़ेगा 6%। ऑलराइट, तो ये हुई आपकी एंट्री कंप्यूटर खरीदने की ऑफिस के लिए। नेक्स्ट है मोहन से चेक मिला आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4% एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मोहन से अगर हमें चेक मिल रहा है तो चेक करो कितने का मिलेगा। मोहन को हमें देने थे 5600 रुपीज, ठीक है। मोहन को पे करना था 5600, बट आपने उसको डिस्काउंट दे दिया 4% का। इसका मतलब वो आपको चेक देगा 5376 का, और वो आपने बैंक में भी डाल दिया, तो आपको मोहन से पैसा मिला, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। टू मोहन अकाउंट 8th की ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसा डाल दिया, लेकिन ये जो 224 आपका डिस्काउंट है, जो आपने उसको डिस्काउंट दिया, इसे भी रिकॉर्ड करना होगा। अब क्या है, मोहन का अकाउंट कैंसिल करना है क्योंकि उसकी पेमेंट हो गई है। तो मोहन का जब अकाउंट क्रिएट हुआ था वो डेबिट हुआ था, तो अब मोहन को हम करेंगे क्रेडिट कैंसिलेशन के लिए, उसके अकाउंट के क्लोजर के लिए। और ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, आपने अलाउ किया है डिस्काउंट, यही बोलोगे, ठीक है ना। सो बीइंग द डिस्काउंट अलाउड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, बीइंग द कंप्यूटर परचेस्ड, क्या है, सेल ऑफ गुड्स, बीइंग द सेल ऑफ गुड्स। सो नरेशन साथ में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बैंक में पैसा आ गया, चेक मिला, चेक इन हैंड नहीं है, रखा नहीं, सीधे बैंक में डाल दिया, तो बैंक में 10,000 बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ा डेबिट साइड में। क्यों बढ़ा, यहां पर्टिकुलर्स में रीजन है कि राकेश से पैसा मिला। जो कैश और बैंक के लेन देन होते हैं उनमें जीएसटी नहीं होता, बट जब आप गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज करते हो या कोई भी चीज खरीदते हो तो जीएसटी आता है, ठीक है। तो सेल पे जीएसटी आया, कंप्यूटर खरीदने पे जीएसटी आया, परचेजेस पे जीएसटी आया। नेक्स्ट है आपका सेटल्ड अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 750 बाय पेइंग 680 इन फुल। तो तेज प्रिंटर्स को पे कर दिया 680। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक में पैसा कम होगा, अगर बैंक से पेमेंट है कैश में पैसा कम होगा, अगर कैश से पेमेंट है। तो यहां तो कुछ नहीं लिखा, तो मतलब कैश में पेमेंट है। किसको पे कर दिया, तेज प्रिंटर्स को, ठीक है। तो तेज प्रिंटर्स हो गया। अब ये जो यहां पर 750 आपका अकाउंट का बैलेंस था, 680 आपने पे किया इन फुल, फुल का मतलब है सारे पैसे के बदले में, तो 70 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अब ये डिस्काउंट आपका फायदा है या नुकसान है, तो आप इसे कैसे बोलोगे, आप बोलोगे तेज प्रिंटर को 750 देने थे, यही है ना, उसको पे करने थे, पे ही तो कर रहे हो। तेज प्रिंटर को 750 पे करने थे पर हमने 680 पे करके अकाउंट क्लोज कर दिया, तो 70 रुपीज का डिस्काउंट मिला। आपको फायदा हुआ ना, पूरा पे करना पड़ता, अब कम कर रहे हो, तो ये फायदा है, इनकम है। ओके, सो आप इस इनकम की एंट्री करोगे तो इसे लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जिसको पैसा लेना होता है ना वो देता है, जैसे आपको मोहन से पैसा लेना था, आपने दिया, आपने अलाउ किया। यहां तेज प्रिंटर को पैसा मिलना था तो उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, आपको मिला है। किससे मिला है,
तेज प्रिंटर से। बहुत लॉजिकल हमारी जर्नल एंट्रीज जाती हैं। ठीक है, 70 रुपीज आ गया, बीइंग द डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम तेज प्रिंटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऐसे आप एंट्री कर लोगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम। परम से पैसा मिला 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए लिख दिया, कैश में पैसा आ गया। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि परम का अकाउंट हमने बैड डेट्स की तरह क्लोज कर दिया था, मतलब हमारी बुक्स में परम का अकाउंट नहीं है। बहुत लॉजिकली चलना चाहिए एंट्रीज में। आप लिख सकते थे परम अगर परम पैसा दे रहा होता, लेकिन आप तो उसका अकाउंट बंद कर चुके हो, उसको बैड डेट्स में डाल दिया था। अब तो रिकवरी हो रही है, वापिस आ रहा है पैसा जो पहले लिख दिया था एज ए लॉस। सो इसे क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स हमें रिकवर हो गए। रिसीव्ड फ्रॉम रवि ऑन बिहाफ ऑफ करम। अब पैसा फिर से मिला। ठीक है, 1000 रुपीज मिले। किससे मिले? करम के अकाउंट से, करम के नाम पे मिले हैं। तो लाने वाले का नाम नहीं होता, जिसने पैसा भेजा है उसका नाम होता है। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकेश एंडोर्स्ड टू नितिन। अब आपको मुकेश से चेक मिला, आपने वो चेक अपने पास नहीं रखा, आपने बैंक में नहीं डाला, आपने उसको बाहर से ही, बाहर मतलब कैश और बैंक में ले जाए ही नहीं, उसको सीधे वहीं के वहीं एक तीसरे पर्सन नितिन को दे दिया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब नितिन और मुकेश दोनों क्या हैं? आपके पर्सन्स। सिंपल एंट्री करनी है तो भूल जाओ डेटर क्रेडिटर, आप सिर्फ ये सोचो ये दोनों पर्सन्स है। तो एंट्री होती है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब इसमें गिवर कौन है? चेक दिया था मुकेश ने, मिला है नितिन को। ठीक है ना, तो नितिन डेबिट टू मुकेश। ठीक है, सो मुकेश गिवर हो गया, उसने चेक दिया नितिन को, हमने दे दिया, वो रिसीवर हो गया। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आप नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग द चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंडोर्स्ड टू नितिन। नरेशन यही होती है, अमाउंट छोड़ के अमाउंट लिख चुके हो। अब इसी एंट्री को अगर आप डेबिट क्रेडिट के मोड में समझना चाहते हो तो कैसे समझेंगे? एक्चुअली क्या है, हमारे पास सिंपल मेथड भी है जर्नल एंट्रीज करने का कि जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। दूसरा है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच, जिसमें हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तीसरा है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की मॉडर्न अप्रोच। सो कभी भी जब जर्नल एंट्री करनी है तो हमें ऐसे नहीं सोचना कि हम एक अप्रोच को उठा लें। आपको जो समझ में आए, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे समझ में आए एंट्री कर दो। और अगर एक पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा अपने आप बाकी का अकाउंट आएगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना। अब अगर पर्सन के मुकेश से पैसा मिला है, चेक मिला है, मतलब मुकेश कौन होगा? मुकेश हमारा डेटर होगा। ठीक है, तो मुकेश हमारा डेटर है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, उसने हमें पैसा देना था। तो जब उसने दे दिया, उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे। नितिन को हमने पे किया है, मतलब नितिन हमारा क्रेडिटर होगा, जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होता है। इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस था, वो क्रेडिटर था। बट अब जब उसको पेमेंट कर दोगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। डेबिट, बहुत लिंक होती हैं चीजें। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूएशन में होती है, मतलब फ्रेश नहीं है, पहले से कहीं चल रही है, जरूरी नहीं है हमें बताया हो, हमें समझना है कि हम नितिन को पैसा दे रहे हैं या मुकेश को पैसा दे रहे हैं, तो क्या, कौन है ये लोग, इनको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनके बैलेंसेस क्या होंगे। और अब जब हम उनके अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं तो बैलेंस भी रिवर्स करना पड़ता है। डेबिट को क्लोज करना है क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में क्लोज करते हैं। तो नितिन हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने पेमेंट की है, तो क्रेडिटर को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया। मुकेश हमारा डेटर था, क्योंकि उसने हमें पैसा दिया है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट समझ में आए वैसे आप एंट्री बना सकते हो, हमेशा ठीक होगी। ओके, गो विद योर गट फीलिंग विद द लॉजिक। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेच दिया आपने, तो बेचने से क्या होगा? पैसा आएगा। अब कैश आ गई, बट कैश के साथ साथ आपके पास क्या आएगा? जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमें आउटपुट CGST और आउटपुट SGST मिलेगा 6%।
तो 6% ले लिया। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए। तो अगर बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक में कमी होगी और ऑफिस का कैश बढ़ जाएगा। तो दोनों इफेक्ट यहीं पे आ गए, कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। लाइट एंड डार्क ये कंट्रास्ट होते हैं ना, तो प्लस एंड माइनस, गिव एंड टेक, तो ये कंट्रास्ट है, एक में आया एक से गया। अब जिसमें आया वो क्यों आया, क्योंकि 25 नंबर है ये ट्रांजैक्शन का, 25 डेट की, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है। और बैंक में क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने कैश के लिए पैसा निकाल दिया। ठीक है ना, तो कैश में बैंक, बैंक में कैश। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। तो 1500 आपने बैंक से पैसा निकाल लिया। तो जब आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपके ड्राइंग्स हो गई। यहां थोड़े ना हम लिखेंगे टैक्सेस पे किए, वो फर्म के बिजनेस के टैक्सेस या बिजनेस के खर्चे नहीं है, ये तो आपके घर के खर्चे हैं, तो ड्राइंग में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, रमेश who owed 400 rupees became bankrupt। रमेश बैंकरप्ट हो गया एंड ही पेड 80 पैसा इन अ रूपी। तो 80 पैसा का मतलब 80% है ना, दैट मीन्स 80% ऑफ 400 वो 320 रुपीज हमें दे देगा। तो हमें रमेश से कितना पैसा मिला, 320। कैश में पैसा बढ़ गया 320 रुपीज। 28 डेट की ट्रांजैक्शन है, रमेश से पैसा मिला। लेकिन अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई है। 320 मिला, तो जो 80 रुपीज हमें नहीं मिला वो क्या है, 80 रुपीज है हमारा बैड डेट्स एक्सपेंडिचर। तो ये हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, लॉस मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 80 रुपीज बीइंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। ठीक है ना। अब क्या है, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम हरीश से 3000 के लोन का पैसा मिला, उसमें से 2500 बैंक में डाल दिया। तो पहले तो पैसा मिला, कितना मिला, 3000 रुपीज। ठीक है, कैश में आया पैसा, किससे आया, लोन। लोन अकाउंट किसका था, ब्रैकेट में हम उसका नाम लिख सकते हैं कि ये हरीश का लोन अकाउंट था। अब इसमें से 2500 बैंक में डाल दो, सो कैश में कम हो जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक में जमा करा दिया, कैश में कमी हो गई। ठीक है ना, कैश में कमी हुई क्योंकि हमने बैंक में डाला है। बैंक में पैसा आया, ये बैंक कॉलम में पैसा क्यों आया, क्योंकि हमने कैश वहां डाल दी है। सो रिवर्स इसकी पोस्टिंग। ठीक है ना। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो बैंक हमारे अकाउंट से सीधे पैसा निकालेगा। क्या लिखेंगे, बाय बैंक इंटरेस्ट, कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब ये सोच सकते हो बैंक इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है, बैंक तो इंटरेस्ट देता है ना हमें बैलेंस पर। यहां इसलिए चार्ज हो रहा है क्योंकि आपके पास था ओवरड्राफ्ट। आप अगर किसी से पैसा ज्यादा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। और अगर आपके पास बैंक बैलेंस होता तो आपको बैंक इंटरेस्ट मिलता, वो आपके अकाउंट में प्लस हो जाता, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। अब आपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा राजू फर्नीचर से 2000 रुपीज का। अब जब आप 2000 का फर्नीचर खरीद रहे हो तो साथ में 12% IGST भी दोगे, इसका 12% 240। दैट मीन्स आप एक्चुअली 2240 रुपीज जो है विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से। ठीक है, राजू फर्नीचर से आपने फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए। अब ये ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है तो कैश में तो नहीं आएगा, बट यहां एंट्री आएगी। क्या आएगी, आपकी ड्राइंग्स कितने की हो गई, फर्नीचर नहीं आया, फर्नीचर नहीं लिखोगे, ड्राइंग्स है। किसके अगेंस्ट हुई है, क्योंकि आपने राजू फर्नीचर्स 2240। अब यहां ये ध्यान दो, यहां हम GST दे तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं।
इसका रीजन ये है कि आप बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं खरीद रहे हो। जब आप बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो तो जीएसटी आता है, क्योंकि हमें जीएसटी गवर्नमेंट को जमा भी कराना है और जीएसटी का क्रेडिट भी लेना है। लेकिन जहां कोई चीज एज अ कंज्यूमर लेते हैं, जब फाइनल कंजम्पशन, फाइनल यूज के लिए लेते हैं, तो उस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। सो इसलिए यहां जो आपने फर्नीचर खरीदा है, अगर ये ऑफिस के लिए होता तो आप फर्नीचर 2000 लिखते और आईजीएसटी 240 अलग लिखते, क्योंकि वो आप क्लेम करोगे कि मैंने इतना पे किया। लेकिन यहां फर्नीचर आप घर के लिए खरीद रहे हो, सो आपकी बुक्स में ना तो फर्नीचर का नाम आएगा ना जीएसटी का आएगा। आप सिर्फ अपनी ड्राइंग्स दिखाओगे 2240। क्यों? क्योंकि वो राजू फर्नीचर्स को पे करना है। अगर कैश में खरीद लिया होता तो कैश लिख देते, ठीक है ना, ड्राइंग्स टू कैश। अब लास्ट है, बैंक में पैसा आपको जमा कराना है आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। ऑफिस में 2000 रखना है, बाकी सब बैंक में डालना है। तो थोड़ी स्पेस रखते हैं, क्योंकि अभी बैंक में पैसा जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमारी कैश कम हो जाएगी, ठीक है, और बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन कितना? अब आप कैश चेक करो, कैश का डेबिट बैलेंस कितना है? ठीक है, 15,080। क्रेडिट कितना है? क्रेडिट है आपके पास 5,420। तो आपके पास बैलेंस इसका है 9660। लेकिन ये बैलेंस नहीं रखना, क्वेश्चन कह रहा है 2000 बैलेंस रखो, बाकी जमा करा दो। तो 2000 अगर आप अपने पास रख लेते हो तो एक्स्ट्रा कितना है? 7660। तो अब आपको 7660 बैंक में जमा करा देना है और कैश में से निकाल देना है। सो बाय कैश, कैश का पैसा कम हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया। कॉन्ट्रा एंट्री, यहां कैश नहीं आएगा, कैश में पैसा कम हो रहा है क्योंकि हम बैंक में जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब बैलेंस करेंगे तो कैश के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। कैश में तो 2000 बैलेंस होगा, वो तो हमने सॉल्व भी किया है ना। सो कैश का बैलेंस हो गया 2000। अब ये लिख देंगे नेक्स्ट 1 मई की बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब बचा यहां पर कि बैंक में कितना पैसा होगा, तो बैंक में चेक करना पड़ेगा। बैंक में क्रेडिट साइड में टोटल करो और डेबिट का टोटल करो, ठीक है ना। सो आपका डेबिट का टोटल ज्यादा हो गया तो क्रेडिट आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा 8366। तो यहां मैंने लिख दिया 8366 और बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। अब कई बार हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। ट्रिपल कॉलम क्या है? बेसिकली कि हमने एक बैंक में नहीं बल्कि ज्यादा बैंक्स में अकाउंट खोल रखे हैं। तो क्या होगा, ये जो बैंक का कॉलम है ये स्प्लिट हो जाएगा और कॉलम्स में। मान लो आपके अकाउंट एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है, एक ओबीसी में है, तो 3 अकाउंट हो गए। अब आप बैंक के अंदर 3 कॉलम बना दोगे, यहां पर थोड़े बड़े ऑब्वियसली। एक के ऊपर लिखोगे एसबीआई, दूसरे पे पीएनबी, तीसरे पे ओबीसी। अब यहां थोड़ा ध्यान से चलना होगा। अगर मान लो आपको चेक मिला तो अब वो चेक कहाँ जमा करा रहे हो, क्योंकि आपके पास तो 3 बैंक में अकाउंट है, तो जिस अकाउंट में लिखा है जमा कराना है उसमें डालोगे। सिमिलरली अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो आप ओबीसी का चेक दे रहे हो या एसबीआई से चेक दे रहे हो, जिसका चेक दे रहे हो उसके अकाउंट में माइनस होगा। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहाँ पैसा लिखें, बट अदरवाइज आपका अकाउंटिंग इसी तरह से चलती है। ठीक है ना। अब इसकी लेजर पोस्टिंग अगर हम करते हैं तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, लेजर पोस्टिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमारा अकाउंट्स का जो सबसे पहला रूल है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इक्वल एंड ओपोजिट इफेक्ट्स। इक्वल और ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट। तो ये जो सारे डेबिट में इफेक्ट नोट किए हुए हैं ये सारे कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में इन अकाउंट्स के। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय कैश अकाउंट 5000, बाय बैंक अकाउंट 15,000, डेबिट से
क्रेडिट में पोस्टिंग, वेरी इजी। मोहन का अकाउंट है, तो मोहन का अकाउंट अगर आप बना रहे हो डेबिट से क्रेडिट में बाय बैंक 5376। राकेश के अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट में, करम के अकाउंट में क्रेडिट, फर्नीचर में क्रेडिट। बस क्या लिखना होगा हमें, कैश के अमाउंट है तो बाय कैश अकाउंट, बैंक के अमाउंट है तो बाय बैंक अकाउंट। सिमिलरली यहां हमने क्रेडिट का इफेक्ट नोट किया है, तो अगर क्रेडिट का इफेक्ट नोट किया है तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए, डेबिट विल इक्वल अमाउंट। सो परचेजेस में ये डेबिट में चला जाएगा, किससे जाएगा, टू बैंक अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी में भी डेबिट में टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक से आ रहे हैं। ये परचेजेस में कैश में जाएगा, ये इनपुट में जाएगा डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, फिर ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में टू बैंक अकाउंट करके। तेज प्रिंटर्स के अकाउंट में क्रेडिट से डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। दो ही तो चीजें देखनी है, नंबर 1 अमाउंट कहाँ लिखना है, डेबिट में या क्रेडिट में। नंबर 2 किसका नाम ले, अमाउंट कहाँ लिखना है, से क्या है, क्रेडिट के अमाउंट डेबिट में पोस्ट होते हैं, डेबिट के अमाउंट क्रेडिट में पोस्ट होते हैं। तो अमाउंट तो इजीली लिख लोगे। अब नाम किसका डालें, रीजन क्या डालें, तो कैश से पिक करोगे तो कैश अकाउंट, बैंक से पिक करोगे तो बैंक अकाउंट। सो बहुत इजीली आप अक्रॉस लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका कैश बुक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पेटी कैश बुक समझेंगे। I hope this is clear. So keep practicing, keep smiling. Thank you.